आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूं चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये आप लोगों को समझना है। भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बच्चों डिसोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं समाप्त होने के लिए, एंड होने के लिए, पर किसके? फर्म के। यानी बच्चों अगर किसी बिजनेस का एंड हो रहा है तो अगर वो पार्टनरशिप है तो उसके लिए डिसोल्यूशन वर्ड यूज किया जाता है। अगर वो कोई कंपनी है तो उसके लिए लिक्विडेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हर टाइप के बिजनेस को अगर वो एंड हो रहा है, उनका खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, जैसे हमारे फर्म, अगर हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो हम वर्ड करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्त हो जाना, एंड हो जाना। अब इसका मतलब क्या होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब यहां पे सेल ऑफ एसेट से है। ठीक है ना, रियलाइजेशन या सेल ऑफ एसेट्स। अब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करोगे, क्योंकि भैया फर्म का तो डिसोल्यूशन हो गया, तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन ये फॉलोइंग, ये नोट्स में, ये इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अप्रोच को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कह रहा है फॉलोइंग स्टेप विल फॉलो टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या बच्चों? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। मैं बताऊंगा ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसमें किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा ही होता है, फिर करने के तरीके अलग है। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नॉमिनल नेचर अकाउंट। ठीक है, जो रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है, जो इसका बच्चों नेचर होता है, वो नॉमिनल होता है। और नॉमिनल आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का नॉमिनल नेचर होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल नेचर होता है। वैसे रियलाइजेशन अकाउंट का भी जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो नॉमिनल ही होता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देयर। बच्चों सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे उसमें, एक्सेप्ट किनको छोड़कर? बच्चों इनको छोड़कर। ठीक है, कैश को छोड़कर, ठीक है, बैंक बैलेंस, पार्टनर्स की कैपिटल, कोई रिजर्व, एनी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, हम लोग इनके अलावा, इन चीजों के अलावा जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज मिलेगी हमें, हम सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर क्या नहीं करेंगे वो देखो बच्चों, कैश और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, और कोई प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा स्टेप नंबर 2 क्या है? कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड ट्रांसफर फिक्स्ड एंड करंट कैपिटल देयर। बच्चों पार्टनर की कैपिटल कभी कभी फिक्स्ड होती है, कभी कभी फ्लक्चुएटिंग होती है। तो वो कह रहा है कि इन सबसे टेंशन मत लो, आप सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, आप उसे ट्रांसफर कर दो। ठीक है ना, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में कह रहा है बच्चों प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। या तो आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या तो बैंक अकाउंट, एज द केस मे बी। जो भी क्वेश्चन में बोला हो, मान लो क्वेश्चन में हमें सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कैश का अकाउंट गिवन है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर हमें बैंक का गिवन है तो हम बैंक बनाएंगे। अगर बच्चों कैश और बैंक दोनों गिवन है बैलेंस शीट में, तो आपका जो मन करे वो बना लेना। ठीक है ना, और एक दूसरे का बैलेंस ट्रांसफर कर लेना। जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच को करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करना है। ठीक है ना, हमें कैश या तो बैंक का अकाउंट बनाना है और कैश और बैंक बैलेंस को वहां पे ट्रांसफर कर देना है, वहां पे लिख देना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप सबसे पहले फॉलो होंगे जब भी हम बच्चों डिसोल्यूशन करेंगे पार्टनर से फर्म। ठीक है, ये सब लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसे रब कर रहा हूं बच्चों, और आप लोगों को अब नोट्स लिखवाऊंगा कुछ, तो लिखना मेरे साथ स्टार्ट करेंगे आप लोग। चलो मैं आप लोगों को ये आगे के नोट्स हिसाब से समझा देता हूं अब। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टेप नंबर 1 समझा दिया, स्टेप नंबर 2 समझा दिया, स्टेप नंबर 3 समझा दिया। अब बच्चों नोट नंबर 1, 2, 3 और 4 और समझ लीजिए, ताकि हमें डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत
ना आए, ठीक है ना। डिसोल्यूशन का मतलब आप लोगों को समझ आ ही गया है। स्टेप हमने आप लोगों को बता दिए कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है। अब मैं आप लोगों को नोट नंबर 1 2 3 4 मतलब जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें नोट्स की भी बच्चों नीड होगी, जरूरत होगी, और इन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ नोट नंबर 1 की बात करता हूं। क्या लिखा हुआ है इसमें? whenever question is silent, whenever question is silent regarding payment of liabilities। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कि हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करी है या नहीं करी है, ठीक है। मान लो हमारे पास 3-4 लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन, ठीक है। तो 2 लाइबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, पर मान लो क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा गया पूरे क्वेश्चन में। तो देखो वो ही कह रहा है कि हमें तब क्या करना है। कह रहा है whenever question is silent regarding payment of liability then we will pay full amount of that particular liability about which question is silent। मतलब बच्चों, अगर किसी लाइबिलिटी को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस लाइबिलिटी की हम पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे। मान लो वो लाइबिलिटी 30,000 है तो पूरे के पूरी अमाउंट पे करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है तो फिर अकॉर्डिंग टू द जो भी एडजस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फुल अमाउंट ही पे करोगे, ठीक है ना। अच्छा, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्या कह रहा है कि मान लो हमारा क्वेश्चन साइलेंट है सेल, एसेट्स की सेल या रियलाइजेशन, एक ही बात है, सेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, दैट मींस एसेट्स नॉट रियलाइज। अगर बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि लाइबिलिटी की पेमेंट हुई या नहीं हुई या क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप पूरी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन एसेट्स के बारे में साइलेंट है कि भैया हमने एसेट्स हमारी बिकी या नहीं बिकी, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम कभी भी नहीं मानेंगे कि हमारी एसेट्स बिकी है, ठीक है ना। हम मानेंगे हमारी एसेट्स हमारे पास है, बिकी नहीं है अभी तक, ठीक है ना। यानी नील रियलाइजेशन या नील सेल, हम मानेंगे ही नहीं कि हमारी एसेट्स बिकी है। बट अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नोट नंबर था 2। बच्चों नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। क्लियर है सबको? हाँ बच्चों ध्यान से सुनो, अगर नोट नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हम उस लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। जितनी भी पेमेंट है बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट हो रही है वो पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे। बट अगर वही बच्चों हमारा क्वेश्चन एसेट्स को लेके साइलेंट है कि भैया हमारी एसेट्स बिकी या नहीं बिकी, तो हम कभी भी उसे बिका हुआ नहीं मानेंगे, अनसोल्ड मानेंगे, वो एसेट्स हमारे ही पास है, ठीक है। और कोई डाउट जल्दी बोलो, नोट नंबर 1 2 में कोई डाउट है? क्लियर है सबको? चलो जिन जिन को क्लियर है हाथ खड़े करो, एक बार देखिए तो किन किन को क्लियर हो गए दोनों नोट, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन को करते समय इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बार बार मेरे से पूछोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद है बच्चों नोट नंबर 3 डस्टबिन आइटम्स। डस्टबिन आइटम नेवर बी पेड ऑफ। बच्चों डस्टबिन आइटम की हम कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसे लाइबिलिटी समझ लेते हैं, सर ये नोट नंबर समझ ही नहीं आ रहा आपने क्यों लिखवा है। बच्चों क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इन आइटम्स को लाइबिलिटी मान लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। याद रखना लाइबिलिटी की, इन आइटम्स की कभी भी पेमेंट नहीं होगी और ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हें मैंने डस्टबिन आइटम का नाम दिया है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा मैंने इन्हें डस्टबिन आइटम क्यों बोला गया है। तो देखो क्या लिखा है, डस्टबिन आइटम्स नेवर बी पेड ऑफ, और ये डस्टबिन आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व,
ये रिजर्व कर लो इसे, बैड डेट रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चों ये सारी की सारी हमारी डस्टबिन आइटम है और हम इसकी कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारी लाइबिलिटी है और क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं क्योंकि इस वाले नोट को अप्लाई कर देते हैं। पर बच्चों ये डस्टबिन आइटम है, इनकी कभी भी कोई भी पेमेंट नहीं होगी, है ना। जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप इन नोट्स को ध्यान से समझो। अच्छा, लास्ट है हमारा नोट नंबर 4। ये क्या कह रहा है, इफ देर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर लोन। बच्चों ध्यान से, इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके स्कूल के टीचर भी कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आप चाहे इसे ट्रांसफर करो चाहे मत करो, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। पर बच्चों अकाउंटिंग में वेरिएशन आ जाता है, मतलब करने के तरीके में आ जाता है, जो कि गलत है। पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कब इसे ट्रांसफर करेंगे कब नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं और बुक से आंसर मैच हो जाते हैं तो सोचते हैं हमने सब कुछ सही किया है, बट ये रॉन्ग मेथड होगा। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर के लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, यानी पार्टनर के लोन को किसी से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, देन वी विल ट्रांसफर पार्टनर लोन डायरेक्टली इन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक और कैश अकाउंट। जो भी आपने कैश या बैंक अकाउंट बनाया होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। कौन सी साइड बच्चों, क्रेडिट साइड, ठीक है। In such situation we will not transfer loan in realization account। और इस सिचुएशन में हम पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो बच्चों अगर, अच्छा अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, मान लो सर पार्टनर्स के लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, तब तो बच्चों इसका अपोजिट हो जाएगा ना, मतलब कैश अकाउंट में ट्रांसफर नहीं, तब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तब जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन के थ्रू होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर के लोन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो हम पार्टनर के लोन को डायरेक्टली बैंक या कैश, जो भी क्वेश्चन में बनाया होगा, उसके क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। और अगर एडजस्टमेंट होगी, मान लो एडजस्टमेंट है, तो फिर वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा जैसे बाकी लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। अब ये चारों के चारों नोट मैंने बता दिए तुम्हें। अब आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज पे कोई डाउट है, समझना है क्या है, वो एक बार जल्दी से मेरे से बात कर लो। हाँ पूछो जल्दी से, जिन जिन को क्लियर है वो लोग हाथ खड़े करो। हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड वाला बता दो प्लीज। ये वाला? यस सर। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है सेल होने के और रियलाइजेशन ऑफ एसेट। मान लो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, हमारे पास मान लो दो एसेट्स है, सपोज मान लो दो ही एसेट्स है, एक फर्नीचर और एक बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग हमारी सेल हो गई 50,000 की, पर फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हम कभी भी फर्नीचर को बिका हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है ना, याद रखना। अगर लिखा हुआ है बिक गई सेल हो गई तो मान लेंगे, और नहीं अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी एसेट्स को रिगार्डिंग में कि वो एसेट सेल हुई या नहीं हुई तो हम नहीं मानते, ठीक है ना। पर लाइबिलिटी के रिगार्डिंग हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं। वही एसेट्स के लिए हम लोग उसे नॉट सेल यानी अनसोल्ड मानते हैं। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, और 1 2 3 4 नोट में किसी और को कोई डाउट कुछ पूछना है? फोर्थ वाला बच्चों, फोर्थ वाले में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर का लोन गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है, अभी तक आप जितने क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें लोन होता ही था। अगर पार्टनर का लोन गिवन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन लाइबिलिटी साइड गिवन है। यानी मैं किस वाले लोन की बात कर रहा हूं, मैं उस वाले लोन की बात कर रहा हूं जो पार्टनर ने फर्म से लिया हो, ठीक है ना, यानी फर्म के लिए जो फर्म ने पार्टनर से लिया हो, ठीक है ना, यानी वो लोन फर्म के लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। बच्चों फर्म ने पार्टनर से बोला था पहले कभी लाओ 50,000 रुपए उधार दे दो, तो वो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से होगा क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है ना। अब मैं उस लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, उस पार्टनर लोन की बात कर रहा हूं जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, जो फर्म ने पार्टनर से उधार मांगा है, उस वाले लोन की बात कर रहा हूं।
अगर उस लोन के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तब नहीं करेंगे, बट अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, और बताओ। डेबिट साइड में ना, क्रेडिट साइड लिखा है मैंने। नहीं, जब एडजस्टमेंट गिवन वो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, वो मैं हर प्रैक्टिकल अप्रोच में समझाऊंगा। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास से, तब मैं समझाऊंगा वो कहां ट्रांसफर होते हैं। और बताओ, कोई डाउट इसके अलावा? क्लियर है सबको? ये अच्छी तरीके से चारों के चारों नोट पक्का? चलो तो बच्चों, अब आप लोगों का कार्य क्या है, ध्यान से सुन लो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये चारों के चारों नोट, और इस नोट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डस्टबिन आइटम। ठीक है, ये डस्टबिन आइटम आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है ना, आप लोगों का आज का होमवर्क सुन लीजिए। आप लोगों को मैंने ये जितने भी नोट्स लिखवाए हैं, ये अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न करने, एक एक स्टेप आपको पता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इसी बेस पे कर पाओगे। और बच्चों, ये आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, तो बिल्कुल भी इस पे लापरवाही आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।